हेलो, तो आज हम शुरू करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का टॉपिक जिसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल शुरू करने से पहले फिनॉल होता क्या है? फिनॉल को हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। फिनॉल इज़ नोन एज द कार्बोलिक एसिड। एक और एसिड होता है जिस नाम से मिलता जुलता, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक H2CO3 एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, और ये होता है कार्बोलिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। फिनॉल एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। ठीक है, तो फिनॉल की डेफिनेशन के नाम पे अगर हम बताएं तो फिनॉल को बोलते हैं इट इज़ अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है फिनॉल। सो फिनॉल इज़ अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अब थोड़ा सा फिनॉल के बारे में और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे फिनॉल को कई टाइप से डिवाइड किया गया। अगर फिनॉल में एक OH लगा है तो बोलते हैं मोनोहाइड्रिक है। जैसे अगर 2 OH लगाते हो तो इसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक है। और अगर किसी फिनॉल में 3 OH लगाते हो तो इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक 3 टाइप के फिनॉल होते हैं। अब जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल है उसको भी कैटेगराइज किया गया है। अगर इस मोनोहाइड्रिक फिनॉल में एक CH3 लगाते हैं, इसको बोलते हैं क्रेसॉल। इसे बोलते हैं क्रेसॉल। ये भी एक फिनॉल होता है, इसे बोलते हैं क्रेसॉल। अब यहाँ पे क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है CH3 तो इसको बोलते हैं पैराक्रेसॉल। अगर यही ऑर्थो पोजीशन पे लगा होता तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रेसॉल, ये ऑर्थो पोजीशन होती है। और अगर यही मेटा पोजीशन पे लगा होता तो इसको बोलते हैं हम लोग मेटाक्रेसॉल। ठीक है, सिमिलरली डाईहाइड्रिक फिनॉल भी कई टाइप से होते हैं पोजीशन के बेसिस पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोक्रेसॉल, इसको बोलते हैं मेटाक्रेसॉल। तो अगर हम डाईहाइड्रिक फिनॉल की बात करें तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो पैरा पे, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो मेटा पे। डाईहाइड्रिक है ये भी डाईहाइड्रिक है। ठीक, अब इसको बोलते हो क्विनॉल। जब आप पैरा पोजीशन पे लगाओगे तो इसको बोलते हैं क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्सी क्विनोन कहते हैं, तो इसको बोलते हैं क्विनॉल बोलते हैं। इसको बोलते हैं कैटेकॉल, कैटेकॉल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल में डाईहाइड्रिक फिनॉल भी 3 टाइप के होते हैं। क्विनॉल जब ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पे लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा तो कैटेकॉल, और जब मेटा पोजीशन पे लगेगा तो उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। तो ये हो गया फिनॉल का क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक जैसे क्रेसॉल वगैरह हो गया, और डाईहाइड्रिक में जैसे क्विनॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल वगैरह हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं फिनॉल के नेचर की तरफ, यानी फिनॉल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है। तो ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि 2 सब्सटेंस विच गिव H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड, और ऐसे सब्सटेंस जो OH आयन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बेस। तो फिनॉल जब वाटर में डिसोशिएट होता है, या फिनॉल जब डिसोशिएट होता है तब फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है और H+ लूज़ करता है। फिनॉक्साइड आयन फिनॉल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल होता है। फिनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू फिनॉल। ये वाला आयन इस फिनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। तो फिनॉल जनरली H+ को लूज़ करके अपने आप को स्टेबल करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है, तो फिनॉक्साइड आयन देता है। अब जैसे कोई भी एसिड हो तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, तो इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए फिनिल आयन यानी जो फिनॉक्साइड आयन है वो नेगेटिव आयन है, और जो हाइड्रोजन आयन है उनका रेशियो लेते हैं टोटल कंसंट्रेशन के साथ। C6H5OH फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो अब आप देखेंगे जैसे जैसे फिनॉल का एसिडिक नेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे फिनॉल का एसिडिक नेचर बढ़ता है वैसे वैसे फिनॉल H+ ज़्यादा लूज़ करेगा, या ये कहें कि जैसे जैसे फिनॉल H+ ज़्यादा लूज़ करेगा उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो वैसे वैसे फिनॉल में Ka की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो एसिडिक नेचर बढ़ने से H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ने से Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड इंक्रीज़ होता है। तो जब H बढ़ता है तो उसकी pH की वैल्यू कम होती है, और जब Ka बढ़ेगा तो pKa की वैल्यू घटती है। तो pKa क्या होता है? जैसे pH होता है वैसे pKa होता है। भाई H अगर दिया है तो pH निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? pH इक्वल टू होता है -log(10) हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। सिमिलरली pKa का भी सेम फॉर्मूला होता है। pKa बराबर होता है -log(10)
Ka की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो Ka जितना ज़्यादा होगा pKa उतना कम होगा। तो किसी भी एसिडिक सब्सटेंस के लिए Ka की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। और pKa की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होगी, तब उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। अच्छा, pKa निकालते क्यों हैं? तो pKa निकालने के लिए ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस को, एसिडिक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए एक सिंपल डेटा हमें मिल जाता है। जैसे आपकी क्लास का रोल नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हो। रोल नंबर 9 बोला, रोल नंबर 9 का बच्चा खड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन सोचो अगर रोल नंबर होता 1.7 × 10⁻11, एक बच्चे का नाम, ये रोल नंबर, दूसरे बच्चे का रोल नंबर 6.7 × 10⁻12, अब बोला गया कोई रोल नंबर, अब बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा टीचर। तो जब डेटा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे Ka की वैल्यू होगी ऐसे 10⁻⁻6 या 1.7 × 10⁻11, इस टाइप से कोई डेटा Ka का दिया होगा, तो अगर हम इस डेटा को लॉग के टेबल में इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो एक सिंपल डेटा आएगा। 10.1, 7.1, 7.2, 10.2, 8.9, ऐसे कोई सिंपल डेटा आएगा। तो हम उसको ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ज़्यादा मेमोरी में अपने रख पाएंगे, ज़्यादा मगअप कर पाएंगे, यानी देर तक हमें याद रहेगा, ज़्यादा समय से समझा पाएंगे, ज़्यादा से बेहतर समझा पाएंगे चीज़ों को। लेकिन इस डेटा को अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे 4-5 चीज़ों के बारे में, तो इस डेटा को हम उतना बेहतर बच्चों को याद नहीं करा पाएंगे। तो किसी डेटा को सिंपल तरीके से बताने के लिए K होता, बाकी और कहीं यूज़ नहीं होता इसका, ठीक है। तो डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे H की कंसंट्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए pH यूज़ होता है, तो Ka की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए pKa टर्म यूज़ होता है, और कहीं इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब हम फिनॉल में एसिडिक नेचर पढ़ रहे थे, ये देख रहे थे कि फिनॉल के एसिडिक नेचर पे Ka और pKa की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है। तो pKa और Ka की वैल्यू कैसे डिपेंड करता है। तो फिनॉल में दो एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाना चाहता है। अब फिनॉल फिनॉक्साइड आयन क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फिनॉल में अगर कोई ग्रुप लगा दिया जाए जो ग्रुप -I इफेक्ट शो करता हो, यानी कोई ऐसा ग्रुप लगाए जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता हो, यानी -I शो करता हो। विड्रॉ कर रहा मतलब इलेक्ट्रॉन को बेंजीन के अंदर से खींच रहा है बाहर की तरफ, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं -I ग्रुप। और अगर कोई फिनॉल में ऐसा ग्रुप लगाते हैं कि फिनॉल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको बोलते हैं +I ग्रुप, जैसे मेथिल ग्रुप। तो इस कंडीशन में फिनॉल के अंदर फिनॉल के बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के अंदर बढ़ जाती है, तो रेजोनेंस के लिए फिनॉल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है और H अलग नहीं होगा, जिस वजह से एसिडिक नेचर फिनॉल का कम हो जाएगा। भाई जो फिनॉल H लूज़ नहीं करेगा वो कम एसिडिक होगा। यहाँ पे क्या होगा, जब -I ग्रुप लगाया, -I ग्रुप लगाने की वजह से फिनॉल के बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए बेंजीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा और एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। तो -I ग्रुप में एसिडिक नेचर बढ़ता है, -I ग्रुप में एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और +I वाले ग्रुप में जब +I ग्रुप लगेगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा। इसमें एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है और इसमें एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक। तो ये एसिडिक नेचर ज़्यादा है फिनॉल से और इसमें एसिडिक नेचर कम है। तो ये रहा एसिडिक नेचर। जब +I ग्रुप लगेगा फिनॉल में तो फिर एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, और जब -I ग्रुप लगेगा फिनॉल में तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। अच्छा, ये ऑब्वियस सी बात है कि जब जितने ज़्यादा +I लगेंगे उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर कम होगा। जैसे अगर हम देखें एक CH3 लगाते हैं तो एसिडिक नेचर कम कर रहा है। अगर इसी फिनॉल में 2 CH3 लगा दें तो एसिडिक नेचर और कम हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे भी CH3 लगा दिया, यहाँ पे भी CH3 लगा दिया, तो एसिडिक नेचर और कम हो गया, ठीक है। तो ये भी बात समझ में आ गई। फिर जैसे एसिडिक नेचर बढ़ाने की बात आई थी, तो जैसे किसी ग्रुप में 1 नाइट्रो लगाया है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। लेकिन सोचो अगर यहाँ पे 2 लगा दिए नाइट्रो ग्रुप, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ पे लगाया, तो एसिडिक नेचर क्या हो गया, और बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर 3 लगा दिए तो फिर और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे -I ग्रुप लगाते जाओगे, NO2 लगाया पे, जैसे जैसे -I ग्रुप लगाते जाओगे वैसे वैसे फिनॉल का एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे +I ग्रुप लगाते जाओगे वैसे वैसे फिनॉल का एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, ठीक। तो फिनॉल का जो एसिडिक नेचर होता है pKa के टर्म में देखें तो pKa वैल्यू होती है फिनॉल के लिए 10 होती है। pKa वैल्यू फिनॉल के लिए 10 होती है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के लिए pKa वैल्यू होती है 7.1, और पैरा इसके लिए क्रेसॉल के लिए इसकी क्रेसॉल की जो वैल्यू होती है pK वो होती है 10.2,
ठीक है। तो 10.2 का मतलब जैसे जैसे pKa की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक नेचर कम होगा, और यहाँ pKa की वैल्यू कम हो रही है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो pKa जब कम होता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, और pKa जब ज़्यादा होता है तो एसिडिक नेचर कम होता है। ठीक, अब ये बात करते हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा लगाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, लेकिन नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर लगाने से एसिडिक नेचर कैसे बढ़ता है वो देखते हैं। यानी नाइट्रो ग्रुप पैरा पे लगाते हैं तो क्या होता है, ऑर्थो पे लगाते हैं तो क्या होता है, या मेटा पे लगाते हैं तो क्या होता है। तो मान लीजिए हमने 3 नाइट्रो बेंजीन लिए या नाइट्रोफिनॉल लिए, मैंने 3, ये फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। यहाँ पे मैंने लिया नाइट्रो पोजीशन पे NO2, यहाँ पे मैंने लिया मेटा पोजीशन पे NO2, यहाँ पे मैंने लिया ऑर्थो पोजीशन पे NO2। अब फिनॉल देखा जाए तो फिनॉल पहले ये देख लेते हैं कि फिनॉल प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा या माइनस रेजोनेंस शो करेगा, प्लस रेजोनेंस शो करेगा या माइनस रेजोनेंस। प्लस मेसोमेरिक प्लस रेजोनेंस सेम चीज़ है, प्लस मेसोमेरिक प्लस रेजोनेंस सेम चीज़ होती है। जब कोई सब्सटेंस अपना लोन पेयर यानी जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेंजीन से डायरेक्ट लगता है तो वो प्लस मेसोमेरिक रेजोनेंस शो करेगा। When the highly electronegative element directly attached to the benzene ring, then it shows plus mesomeric effect. In the case of plus mesomeric effect, electron density increases at para position and meta position. Sorry. In the case of plus mesomeric effect, electron density increases at ortho position and para position. ठीक है, तो प्लस मेसोमेरिक ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जब माइनस आता है तो उसके रिस्पेक्टिव बगल वाले कार्बन पे प्लस आएगा, तो उसके बगल में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये चेन लगातार ऐसे चलती जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम पता कर सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि ऑर्थो पैरा पे हाई होती है प्लस मेसोमेरिक में, और ये लोग NO2 वाले क्या करते हैं, माइनस आई शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लेने आए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन लेने आए हैं तो भाई मेटा वाले को तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेटा पर तो पॉजिटिव है। ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा वो बेंजीन के अंदर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं कम कर पाएगा, और जो बेंजीन के अंदर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं कम कर पाएगा वो एसिडिक नेचर बढ़ा भी नहीं पाएगा। तो सबसे ख़राब जो एसिड होगा वो ये होगा इन तीनों में। ये बात समझ में आ गई। अब इन दोनों में कौन होगा, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन के बगल में कौन सा एलिमेंट लगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होने की वजह से ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस यहाँ से दूर है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो NO2 को, पैरा वाले NO2 को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो पैरा वाला NO2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, तो एसिडिक नेचर ज़्यादा बढ़ा देगा। एक और रीज़न होता है कि यहाँ पर एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। तो जिस वजह से भी फिनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, ये। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होता है सारे नाइट्रोफिनॉल में, तो इसकी जो pKa वैल्यू होती है वो 7.1 होती है, और इसकी जो pKa वैल्यू होती है वो 7.2 होती है, और इसकी होती है 8.3। तो जैसे जैसे देखा जाए तो 7.1 वाले यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उससे कम कौन होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा, और सबसे कम कौन होगा, मेटा नाइट्रोफिनॉल होगा। मेटा नाइट्रोफिनॉल की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी 7.1, इसकी वैल्यू कितनी 7.2, इसकी वैल्यू कितनी 8.3। तो देखो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, pKa वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक नेचर कम होता है। pKa वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे एसिडिक नेचर कम होता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब अगर हम फिनॉल में अरेंज करने को देखें तो सबसे जो अच्छा नाइट्रोफिनॉल होता है वो कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा नाइट्रोफिनॉल होता है पैरा वाला। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे अच्छा एसिडिक होता है। उसके बाद कौन आया, ऑर्थो वाला। उसके बाद कौन आया, मेटा वाला। भाई नाइट्रो लगा है, मेटा पे लगा तो फिनॉल से तो ज़्यादा ही एसिडिक हो जाएगा। सबसे ख़राब कौन है, इन तीनों में फिनॉल है। अब फिनॉल में जब प्लस ग्रुप लगा दिया तो वो कौन है, क्रेसॉल है। अब क्रेसॉल भी तो 3 टाइप के होते होंगे। इनकी वैल्यू देख लेते हैं। इसकी वैल्यू 7.1,
इसकी वैल्यू 7.2, इसकी वैल्यू 8.3, इसकी वैल्यू 10, इसकी पी के वैल्यू होती है 10.2। ये सबकी पी के वैल्यू हैं। अब क्रेसॉल भी 3 टाइप का है। क्रेसॉल जैसे 3 टाइप का लिखते हैं, तो ये मान लीजिए मैंने ये वाला क्रेसॉल लिखा, फिर मैंने मान लीजिए ऑर्थो वाला क्रेसॉल लिखा, फिर मैंने मान लीजिए मेटा वाला क्रेसॉल लिखा। अब आपको पता है कि प्लस मेसोमेरिक फिनॉल शो करता है, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा। ये अलग से बता देते हैं आपको। जैसे ये फिनॉल है, प्लस मेसोमेरिक, माइनस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, सॉरी माइनस, मेटा पे प्लस। अब मेटा पे देखो प्लस है, तो मेटा पे प्लस है, तो मेटा को ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये सारे ग्रुप जो CH3 वाले ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो मेटा पे ऑलरेडी प्लस है। अब प्लस वाले को तुम इलेक्ट्रॉन दोगे, तो प्लस का मतलब उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसी भूखे इंसान को तुम रोटी दोगे तो अपने बर्तन में बचा के थोड़ी ना रोटी रखेगा, वो तो खा जाएगा ना, क्योंकि वो इंसान भूखा हुआ है। तो प्लस वाले को जब इलेक्ट्रॉन देते हो तो यहाँ पर बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती नहीं है। जब प्लस पोजीशन पर आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन बढ़ाएगा? यहाँ पे जहाँ माइनस है वहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। भाई जब आपके पास पहले से पैसे हैं और हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आपके पास पैसा बढ़ेगा। लेकिन आप पैसे से पहले से कर्ज में डूबे हो और हम आपको पैसा दें तो बढ़ेगा थोड़ी ना, पहले तो आप को न्यूट्रल करोगे अपने आप को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ भी बढ़ेगी। अब इसमें ये नहीं होता कि पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी सर और ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ेगी, क्योंकि जितने भी पहले इलेक्ट्रॉन थे, जितने भी मान लो पैरा पे इलेक्ट्रॉन जितने भी थे, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन जितने भी थे, वो कम ज़्यादा थोड़ी ना हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर रही है। CH3 दोनों जगह। भाई अगर CH3 की कैपेबिलिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिलेंगे। ये थोड़ी ना कि पैरा पे 2.5 मिल जाएंगे और ऑर्थो पे 2 मिल जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर बढ़ेगी, दोनों जगह एसिडिक नेचर बराबर कम होगा और दोनों की वैल्यू 10.2 होती है। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर उतना नहीं कम कर पाता है क्योंकि ये प्लस ग्रुप पे लगा, तो इसकी वैल्यू 10.1 होती है। तो इन तीनों में सबसे अच्छा एसिड कौन हुआ? भाई ये वाला हुआ, जिसकी pKa वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, जिसकी pKa वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये CH3 ग्रुप लगाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन एसिडिक नेचर कम करने के लिए। तो CH3 जब पैरा ऑर्थो पे लगेगा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा कम होगा, और CH3 अगर मेटा पे लगा तो एसिडिक नेचर उतना कम नहीं होगा। तो सबसे हाईएस्ट एसिडिक कौन हुआ? नाइट्रोफिनॉल, वही पैरा वाला। और सबसे लोवेस्ट एसिडिक कौन हुआ? ये वाले, यानी ऑर्थो पैरा वाले। ठीक, क्लियर है? मेटा वाला 10.1 होता है, ये वाला 10.2। अच्छा, इससे भी ख़राब एसिड होता है, इससे भी एक और, ये दोनों बराबर हो गए। इससे भी ख़राब होता है एथिल अल्कोहल, C2H5OH। इसकी वैल्यू होती है 15.9, pK वैल्यू होती है 15.9 होती है एथिल अल्कोहल की pK वैल्यू। यानी एसिडिक नेचर जो एथिल अल्कोहल का होता है वो फिनॉल से बहुत ज़्यादा कम होता है। अच्छा बताओ कि कितने टाइम्स कम होता है? जैसे मान लो फिनॉल का वैल्यू 10 है, फिनॉल की वैल्यू 10 है, मान लीजिए फिनॉल की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू मोटा मान लीजिए 16 है, 15.9 अप्रॉक्सीमेट 16 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 10 है और ये 16, मतलब 6 टाइम्स, 6 मतलब 1.5 गुना। ऐसे तो मानो जैसे आपके पास 1 लाख रुपये, मेरे पास 1,60,000 रुपये, आपके पास 10 रुपये, मेरे पास 16 रुपये, तो मेरे पास कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है मैं बताऊँ? मेरे पास 1 मिलियन रुपए आपसे ज़्यादा है, 1 मिलियन टाइम्स आपसे रुपए ज़्यादा। अगर मेरे पास 160 रुपए है और आपके पास 100 रुपए है तो मेरे पास 1 मिलियन टाइम रुपए ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो pK वैल्यू है ये वैल्यू नहीं है, ये K की कंसंट्रेशन में अगर आप चेंज करोगे तो ये pK तो एक सिंपल टर्म है, तो यहाँ K का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू 10⁻16 है, अगर हम इसको 16 माने, और इसकी वैल्यू है 10⁻−10। तो ये pK वैल्यू है, यानी कि ये K वैल्यू आ गई। अब K की कंसंट्रेशन निकालते हैं तो यहाँ K जो है 10⁻−10 है, और यहाँ K जो है एथिल अल्कोहल का जो K है, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट, एथिल अल्कोहल का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻16 है, और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 10⁻10 है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना कम होगा एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। ये सॉरी इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक नेचर भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है यहाँ पे। अब देखो 10⁻6 टाइम ज़्यादा है कि नहीं है? 10⁻6 टाइम, तो इसका मतलब 1 मिलियन के बराबर लेस एसिडिक होता है, 1 मिलियन के बराबर लेस एसिडिक होता है अल्कोहल एज़ कम्पेयर टू फिनॉल।
एल्कोहल जो होता है 1 मिलियन टाइम लेस एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल, या यूँ कहें जो फिनॉल है फिनॉल एल्कोहल से 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ये 10⁻16 है और ये 10⁻10 है, यानी 6 गुना या 10⁻6 गुना ये ज़्यादा है। तो 10⁻6 गुना एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल। क्लियर है? तो ये रहा फिनॉल का एसिडिक नेचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल पढ़ते हैं। ठीक है।